हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेटा हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक शॉर्ट एक क्लास में। आपको केवल वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद में एक बार आप रीडिंग मार सकते हो अपने बुक से और हो जाएगा आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट। OVER नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको नोट्स काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, सो कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट असल में होता क्या है। हमने कई बार सुना है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, €1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। अभी फिलहाल 83 रुपीज समथिंग चल रहा है। तो असल में ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है बेटा? ये रुपीज, दिस रुपीज इज आवर डोमेस्टिक करेंसी। सर ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्यों है बेटा? ये रुपीज हमारी डोमेस्टिक करेंसी इसलिए है क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में चलती है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर आपको कुछ भी खरीदना है, आपको चॉकलेट लेनी है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, आपको कार खरीदनी है, एक्टिवा खरीदनी है, तो आपको रुपीज का ही यूज करना पड़ेगा। दिस रुपीज इज आवर डोमेस्टिक करेंसी वेयर एज दिस डॉलर इज आवर फॉरेन करेंसी। तो एक फॉरेन करेंसी $1 को लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, उस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate। बेटा इस चैप्टर में ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपीज है। जब भी मैं बोलूं फॉरेन करेंसी तो आप डॉलर समझ जाना, या जब भी मैं बोलूं डॉलर तो आप समझ जाना कि मैं फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूं। सर क्या इसका मतलब ये है कि केवल डॉलर ही हमारी फॉरेन करेंसी है? नहीं बेटा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी कंट्री की करेंसीज है, डॉलर, यूरो, चाइना की करेंसी, रशिया की करेंसी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारी की सारी फॉरेन करेंसीज है। बट हमारी कंसेप्ट समझने के लिए केवल हम एक फॉरेन करेंसी को लेके चलेंगे। तो जब भी मैं डॉलर बोलूं समझ जाना मैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। तो बेटा अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हमारी उस एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज को निकालने के भी तीन तरीके हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यहां पे नाम से ही समझ आ रहा है फिक्स्ड, कोई ना कोई है जो इस एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहा है। अब वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, कौन है वो हमारा सस्पेंस है, हम बाद में देखेंगे। सेकंड इज योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो असल में चलता है, एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग जो इन दोनों का मिक्सचर है। तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद में मैनेज फ्लोटिंग तो हमको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होती है जो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब सप्लाई और डिमांड। आप लोग 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हो, वहां पे आपने कंसेप्ट देखा था सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज नहीं, आपने सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट देखा था। जहां पर भी सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर भी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता है, वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम रेट। सेम हमारी फॉरेन करेंसी की रेट भी कुछ इसी तरीके से डिटरमाइन होगी। जहां पर भी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट करेंगे, वही कहलाई जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वही मानी जाएगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आओ बेटा हम देखेंगे पूरा का पूरा ग्राफ, हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद में टॉपिक के ऊपर आएंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे निकाली जाती है। तो बेटा हमारे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है हमारे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट, उसकी प्राइस होती है, और जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है।
यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सर ऐसा क्यों होता है? तो सपोज करो $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज है। कितना है? $1 80 रुपए के बराबर है। अगर $1 अगर $1 90 रुपए के बराबर हो जाए, अगर $1 90 रुपए के बराबर हो जाए तो आप लोग डॉलर लेना बंद कर दोगे कि यार अभी अभी 80 रुपए था, अब 90 रुपए का हो गया, छोड़ो छोड़ो मैं इसको नहीं लूंगा, डॉलर को नहीं खरीदूंगा। डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, demand of foreign exchange decreases, whereas when the price of foreign exchange decreases, demand of foreign exchange increases। अगर $1 80 रुपए के बजाय 70 रुपए का हो जाए तो आप फटाक से डॉलर खरीदना चालू कर दोगे कि यार पहले 80 रुपए का था, अब 70 रुपए का ही हो गया, जल्दी से डॉलर को खरीद लो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कैसा होता है बेटा हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान रखना बेटा इस बात को, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, आगे बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की ग्राफ को अच्छे से समझ लो कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रीजन क्या है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब चलते हैं बेटा हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ग्राफ पे। हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ बेटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। सर लेकिन ऐसा होता क्यों है? इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है? तो सपोज $1 है बेटा 80 रुपए का। कितने का? 80 रुपए का। अगर $1 90 रुपए का हो जाए तो जिन लोगों के पास में भी डॉलर होगा ना, जिन्होंने डॉलर खरीद के रखा हुआ होगा, जैसे ही डॉलर 90 रुपए का होगा वो फटाफट से बेच देंगे कि यार डॉलर 80 का था, अब 90 रुपए का हो गया, फटाफट से बेचो और प्रॉफिट को बुक करो। जिसके पास में $1000 होंगे वो 10,000 रुपए की कमाई कर लेगा, जिसके पास में $1,00,000 होंगे वो 10 लाख की कमाई कर लेगा, फटाफट से उसको बेचेगा। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो इंक्रीजेस। वेयरएज जब प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। अगर $1 की प्राइस 70 रुपए ही हो जाए तो लोग बाग बेचना बंद कर देंगे कि यार अभी डॉलर की प्राइस कम है, जब ये वापस से बढ़ेगा तब बेचेंगे, होल्ड करके रखेंगे सब, तब उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो होता है बेटा पॉजिटिवली रिलेटेड, और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारा नेगेटिवली, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली रिलेटेड। और जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट कर जाए, बस वही होती है हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट अकर्स व्हेन सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड एंड डायग्रामेटिकली इट इज द पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा आप एग्जैक्टली ये लाइन लिख के आ सकते हो एग्जाम में, और ये ग्राफ बना के आ सकते हो, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ध्यान रखना, आगे बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को रहता है और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर उनको आगे समझ में नहीं आता पूरा का पूरा चैप्टर कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या बोल दिया। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। सबसे पहले करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा। हाँ सर बिल्कुल सुना है। फॉल इन द एक्सचेंज, फॉल इन द वैल्यू ऑफ आवर असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। हमारे अकाउंट्स में सर कार थी 20 लाख की और वो 17 लाख की हो गई, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो अपनी अकाउंट्स वाले डेप्रिसिएशन को एक बार साइड में रख देना, इकोनॉमिक्स पे आओ और करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छे से सुनना।
करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात कम हो जाना। सर औकात कम हो जाना, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात, उसकी वैल्यू कम हो जाए, यानी कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स और लूजेस इट्स वैल्यू। डेप्रिशिएट्स और लूजेस इट्स वैल्यू, यानी कि उसकी औकात कम हो गई इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। किसके रिलेशन में? कोई भी फॉरेन करेंसी के रिलेशन में। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन सर शायद जल्दबाजी में आपको ये एग्जाम्पल लिखने में गलती हो गई। $1 80 का था, उसके बाद में आपने लिख दिया 90 रुपए। सर यहाँ पे तो रुपीस बढ़ गए, ये डेप्रिसिएशन थोड़ा ना हुआ, आपको यहाँ पे 70 रुपए लिखना चाहिए था। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं बेटा बच्चे यहाँ पे। कंसेप्ट वाइज ध्यान रखना, जब भी करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात कम होगी, तब ये रुपीस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। क्यों होगा बेटा ऐसा? क्योंकि पहले $1 को खरीदने के लिए चाहिए थे 80 रुपए। पहले $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए आपको 90 रुपए देने पड़ेंगे। आपकी डोमेस्टिक करेंसी रुपीस की औकात, उसकी वैल्यू कम हो गई है। उसी डॉलर को खरीदने के लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स योर डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। तो बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, करेंसी डेप्रिसिएशन में हमेशा रुपीस बढ़ाने हैं। अगर $1 80 रुपए का है तो $1 को 90 रुपए ही करना, बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीस की औकात बढ़ जाए। व्हेन आवर डोमेस्टिक करेंसी गेन्स इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू अ foreign currency. It refers to a situation when domestic currency appreciates or gains its value in relation to a foreign currency. पहले $1 था बेटा 80 रुपए का, अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमको केवल 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। हमारी रुपीस की औकात, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब कम रुपीस देने पड़ते हैं $1 को खरीदने के लिए। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब आओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था? सर आप मत बताओ, हम बताएंगे। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी, जो कि है रुपीस, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात कम हो जाए, व्हेन आवर डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू। $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए लग रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए 90 रुपए लगेंगे। ये करेंसी डेप्रिसिएशन 2 केसेस में होता है। कितने केसेस में? 2 केसेस में होता है बेटा हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। केस नंबर 1, या तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड बढ़ जाए, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम हो जाए। आओ बेटा इन दोनों केसेस को देखते हैं। पहला केस, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये पहले केस का ग्राफ, ये था बेटा आपका सप्लाई का कर्व। आपको बहुत अच्छे से पता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये है बेटा हमारी डिमांड का कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ये दोनों क्यों है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। यहां पे ये दोनों ने इंटरसेक्ट करा और यही कहलाई गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि थी सपोज $1 80 रुपए के बराबर। अगर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा, और अब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगी बेटा 90 रुपए। $1 था 80 रुपए का, डिमांड के आगे बढ़ने की वजह से, डिमांड के आगे शिफ्ट होने की वजह से अब वही $1 हो गया है 90 रुपए का। आर डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेप्रिशिएटेड। या फिर दूसरा ग्राफ, ये था बेटा आपका डिमांड का ग्राफ, ये था आपकी सप्लाई का ग्राफ। यहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे और ये कहलाई गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। सपोज करो अगर आपकी सप्लाई कम हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर सप्लाई कम हो जाए, तो ये सप्लाई का ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और फिर से हो जाएगा बेटा $1 90 रुपए के बराबर। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के 2 केस है। कितने केस है? 2 केस। या तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, डिमांड के कर्व को इस तरफ शिफ्ट कर देना,
या फिर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाए, सप्लाई के कर्व को इस तरफ शिफ्ट कर देना, दोनों में होगा हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। ये दोनों केस आप लिख के आ सकते हो, डायग्राम बना के आ सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे में से पूरे। इसका जस्ट अपोजिट है बेटा हमारे करेंसी एप्रिसिएशन का केस। करेंसी एप्रिसिएशन भी दो केसेस में होता है। पहला डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जस्ट उसका उल्टा है बेटा। ये पहले वाले का डायग्राम, ये दूसरे वाले का डायग्राम। आई होप आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो रही है, ये दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, सप्लाई और डिमांड का ग्राफ। डिमांड कम हो गई तो हमारा डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, अब वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब $1 हो गया केवल 70 रुपए के बराबर। पहले $1 था 80 रुपए के बराबर, हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर गई। या फिर बेटा हमारे डिमांड का कर्व और हमारा सप्लाई का कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था और $1 था 80 रुपए के बराबर और हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। आई होप आपको दोनों डायग्राम अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेटा वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना और करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन दोनों की ग्राफ खुद से कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करना। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेना, क्योंकि समझ में तो सब आ गया। फिर आपको लगता है अरे यार वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट सी कॉपी में दोनों के दोनों ग्राफ बना लो। चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, जो कि मोस्ट लाइकली है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जो भी अभी हम समझ के आए, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है? इट इज सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, वेयर एज एप्रिसिएशन इज सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे ज्यादा रुपीस चाहिए $1 को बाय करने के लिए। जो $1 80 रुपए का था, अब उसी $1 को खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ेंगे, वेयर एज यहाँ पे कम रुपीस लगेंगे उसी $1 को खरीदने के लिए। जो $1 80 रुपए का था, अब उसी $1 को खरीदने के लिए केवल और केवल 70 रुपए लगेंगे। ये है बेटा उन दो केसेस जो भी हम देख के आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो आप इन दोनों केसेस के ग्राफ भी साथ साथ में बना सकते हो। आई नो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपके सारे कमेंट करूंगा और सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, की एक्सचेंज रेट को 3 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब आ गए हम हमारे दूसरे एक्सचेंज रेट के ऊपर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड। यहाँ पे कोई ना कोई है जो हमारी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहा है, और वो कौन है? तो बेटा वो और कोई नहीं, हमारे मोदी जी। मोदी जी से मेरा मतलब है गवर्नमेंट। When the government of the country set and maintains the foreign exchange rate, it is known as fixed exchange rate. Exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by the government at a particular level. गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है। सपोज $1 है 80 रुपए के बराबर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के द्वारा गवर्नमेंट चला के अपने एक्सचेंज रेट, अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? ये है बेटा हमारे एक्सचेंज रेट का ग्राफ। ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व। ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट करे, $1 आया 80 रुपए के बराबर। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। $1 को खरीदने के लिए केवल 80 रुपए देने पड़ रहे थे, गवर्नमेंट ने चला के $1 को खरीदने के लिए 90 रुपए कर दिया। चला के अपनी वैल्यू, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, उसकी औकात को कम कर दिया, और इसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। सर अभी तो आपने बताया था डेप्रिसिएशन। तो बेटा जब मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात, उसकी वैल्यू कम हो जाए, वो तो होता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब गवर्नमेंट चला के, when the government deliberately reduces the value of its
domestic currency, it is known as devaluation. Value of domestic currency is deliberately lowered by the government. This is called devaluation. अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर गवर्नमेंट चला के ऐसा क्यों करेगी, कोई पागल है जो चला के खुद की डोमेस्टिक करेंसी की औकात को कम करे? तो बेटा गवर्नमेंट चला के भी ऐसा करती है, गवर्नमेंट चला के भी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है। इससे करने से क्या होता है बेटा, $1 था 80 रुपए का, अब वही $1 90 रुपए का हो गया, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो एकदम से पता है क्या होता है, एकदम से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। जो अमेरिका वगैरह के लोग हैं ना, अगर सपोज करो उनको कोई मशीन खरीदनी है, वो मशीन उनको पड़ रही थी $10,000 की, क्योंकि हमने हमारी रुपीस की औकात कम कर दी, अब वही मशीन उनको पड़ेगी $8,000 की, तो फटाफट से मशीन खरीदने लग जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कई बार चलाकर भी, गवर्नमेंट डेलिबरेटली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी एंड दैट इज नोन एज डीवैल्यूएशन। आप दोनों को डिफरेंस भी बता दिया है, एक बार आप लोगों को कवर भी कर देता हूं, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन भी आ सकता है आपका बेटा एग्जाम में। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन इट्स वैल्यू reduces in the international market because of the market forces of demand and supply। जब market forces of demand and supply की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, वो होता है डेप्रिसिएशन। वेयरएज जब गवर्नमेंट चला के, when the government deliberately reduces the value of its foreign exchange, it is known as devaluation। क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में, explain the difference between devaluation and depreciation। आपको लिख के आना है, डेप्रिसिएशन तो होता है जब मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात कम हो जाए, और डिवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिरा दे। सेम क्वेश्चन आ सकता है करेंसी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के बारे में बताओ। करेंसी एप्रिसिएशन तब होता है जब मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की औकात बढ़ जाए, वेयरएज रिवैल्यूएशन तब होता है जब गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की औकात को बढ़ाए। गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की औकात को बढ़ा दे। $1 था बेटा 80 रुपए का, $1 था 80 रुपए का, ये है हमारी डिमांड का ग्राफ, ये है हमारे सप्लाई का कर्व, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, $1 आया 80 रुपए का। गवर्नमेंट ने चला के $1 को केवल 70 रुपए का कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की औकात को बढ़ा दिया, उसे हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर ही, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को किस हिसाब से फिक्स करा जाता था। कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, अपन सपोज कोई कार की वैल्यू है 10 लाख, किसी कार की वैल्यू है 20 लाख, तो कोई ना कोई टर्म्स होंगे जिसपे उसको वैल्यू को रखते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट किस हिसाब से इस एक्सचेंज रेट को फिक्स करती थी? तो दो मेथड थे बेटा। सबसे पहले चला करता था बेटा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, सबसे पहले। फिर ये भी बंद हो गया, फिर आया बेटा ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसका दूसरा नाम था एडजस्टेबल पेग सिस्टम। और ये क्यों था मैं इसका भी रीजन दूंगा। फिर ये भी बंद हो गया और उसके बाद में आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो चलो आओ, सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सचेंज रेट का सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट समझ लेते हैं कि इसमें एक्सचेंज रेट की प्राइस किस बेसिस के ऊपर तय होती थी। तो हर कंट्री क्या करती थी बेटा, हर कंट्री अपनी करेंसी गोल्ड के हिसाब से बता देती थी कि हमारी करेंसी गोल्ड के हिसाब से क्या है। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से बता देती थी। सपोज ये है बेटा एक गोल्ड का बिस्किट, ये क्या है सर, गोल्ड का बिस्किट। अब यूएस ने क्या करा, यूएस ने बोला हमारा $1 इस एक बिस्किट के बराबर है, और इंडिया ने बोला कि ₹1
इंडिया ने बोला 1 रुपीस 2 गोल्ड के बिस्किट के बराबर है। $1 था 1 बिस्किट के बराबर गोल्ड के, और 1 रुपीस है 2 गोल्ड के बिस्किट के बराबर। दैट अल्टीमेटली इंप्लाइड दैट $1 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज। अगर सपोज 1 रुपीस 10 गोल्ड के बिस्किट के बराबर होता तो ये इंप्लाई करता कि $1 हो गया हमारे 10 रुपए के बराबर। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से बताती थी, और उस हिसाब से हम देख लेते कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से क्या होगी। पर हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किसके हिसाब से बताती थी? गोल्ड के हिसाब से। इट वॉज प्रिवेलेंट इन मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920। बेटा 1920 से पहले चला करता था। कब? 1920 से पहले। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। Accordingly, value of one currency in terms of other currency was fixed, considering gold value of each currency. $1 2 बिस्किट के बराबर और 1 रुपीस 10 बिस्किट के बराबर, तो अल्टीमेटली एम्प्लाई हुआ कि $1 हुआ 5 रुपीस के बराबर। ये 2 और 10 को भूल जाना, एक ही को याद कर लेना अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। समझ में आया किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट चला करता था। कुछ टाइम बाद में बेटा इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बंद? क्योंकि इस सिस्टम की वजह से गोल्ड के रिजर्व्स बहुत ज्यादा रखने पड़ते थे, और गोल्ड था बहुत ही स्केर्स, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और गोल्ड स्केयर था। गोल्ड आज भी आप जानते हो बहुत कम मिलता है, बहुत कम उसकी पैदावार है, तभी गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा है। 10 ग्राम भी 60-70 हजार कितने रुपए का आता है। आपके सर तो बहुत गरीब है बेटा, उनके पास में कोई गोल्ड नहीं है। देखो तो कमेंट करके बताना कि 10 ग्राम गोल्ड कितने रुपए का है, जरा बताना। तो गोल्ड आज भी स्केयर है और गोल्ड तब भी स्केयर था, और इस सिस्टम में गोल्ड के बहुत ज्यादा रिजर्व रखने होते थे, इसलिए इस सिस्टम को कर दिया गया बंद। और आया बेटा हमारा नेक्स्ट सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज अबेंडन्ड। इस सिस्टम को अबेंडन क्यों करा गया? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिख के आना है कि इस सिस्टम में गोल्ड के रिजर्व बहुत ज्यादा चाहिए होते थे और गोल्ड स्केर्स था उसकी डिमांड के बजाय, इसलिए इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। और नेक्स्ट सिस्टम आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना बेटा, इस सिस्टम में भी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से ही डिटरमाइन करी जाती थी। बस इन्होंने सिस्टम अलग कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि हम केवल एक करेंसी को पकड़ेंगे और उसकी वैल्यू गोल्ड के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। उन्होंने पकड़ी बेटा यूएस डॉलर। उन्होंने यूएस डॉलर को पकड़ा और उसको डिटरमाइन कर दिया गोल्ड के बिस्किट के बराबर कि एक यूएस डॉलर 1 बिस्किट के बराबर है, और बाकी सारी कंट्रीज अब इस करेंसी पे अपनी वैल्यू को निकाल लो, यूएस डॉलर के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को निकाल लो। डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर। ध्यान रखना, यूएस डॉलर वाज असाइन्ड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। Value of one currency in terms of US dollar ultimately implied value of that currency in terms of gold. Ultimately वैल्यू तो गोल्ड के हिसाब से ही करा गया, बट बस एक करेंसी को वैल्यू करा गया यूएस डॉलर के हिसाब से, और बाकी करेंसीज को इस यूएस डॉलर के हिसाब से ही वैल्यू कर दिया गया। और बेटा कुछ टाइम बाद में ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को भी अबेंडन कर दिया गया। कब अबेंडन करा? ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। कब अबेंडन करा? 1977 में, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करेंगे कि एक कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की रेट क्या होगी। कब इनको अबेंडन करा? 1977 में। और हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कब चला करता था? प्रायर टू 1920। 1920 से पहले तो चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको अबेंडन करा गया बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद में आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और इसको भी हमने अबेंडन कर दिया 1977 में। और उसके बाद से आ चुका है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो आज भी चल रहा है। हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा हमारे 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। एक तो
एक तो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरा हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ये करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में भी डिफरेंस का आ सकता है, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट चालाकी करती है। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से और यहाँ पे डिवैल्यूएशन चालाकी गवर्नमेंट करती है। करेंसी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशंस ऑफ डिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट ने चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की औकात को कम करा, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ध्यान से समझना हमारे इस टॉपिक को। ये टॉपिक अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग मैनेज फ्लोटिंग भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यह है बेटा हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यह है हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यह है बेटा हमारे डिमांड का कर, ये नेगेटिव, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये क्यों होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। ये है हमारे सप्लाई का कर, ये डिमांड का कर, ये सप्लाई का कर, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर गए वही हो गई हमारी एक्सचेंज रेट। सपोज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये इंटरसेक्ट करा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ये हो गया हमारा $1 80 रुपीज का। गवर्नमेंट ने चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, गवर्नमेंट ने चला के यहां पे फिक्स कर दी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। ऐसा करने की वजह से बेटा होगा क्या, $1 था 80 रुपए का, $1 था 80 रुपए का, गवर्नमेंट ने उसको 90 रुपए का कर दिया, गवर्नमेंट ने डॉलर को 90 रुपए का कर दिया। तो अब होगा क्या, एकदम से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। $1 था 80 रुपए का, आप लोगों के और जिन जिन लोगों के पास में डॉलर होगा, जैसे ही डॉलर 90 रुपए का होगा वो उसको बेचना चालू कर देंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही डॉलर 90 रुपए का होगा लोग बाग उसको बेचना चालू कर देंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई का ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होएगा बेटा, वापस से यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे डिमांड और सप्लाई का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट वापस से 90 रुपए से कम होके 80 रुपए पे ही आ जाएगी। गवर्नमेंट ने जो अपनी डोमेस्टिक करेंसी की औकात को कम करा उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, मार्केट फोर्सेस की वजह से वापस से वो 90 रुपए से 80 रुपए पे ही आ जाएगी। और ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब भी अपनी डोमेस्टिक की करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम करती है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, अब आप लोग सोचोगे सर ये तो 80 से 90 कर रही है ना, बढ़ा रही है, मैंने बोला वैल्यू को नालायको, रेट को तो बढ़ा रही है लेकिन वैल्यू तो कम हो रही है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो सप्लाई बढ़ जाती है बेटा हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, लोग बाग बेचना चालू कर देते हैं और उससे वापस से ये 90 रुपए का डॉलर 80 रुपए पे आ जाएगा। ऐसा ना हो तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है गवर्नमेंट उसको खुद ही कंज्यूम करती है, जो भी एक्स्ट्रा सप्लाई होगी गवर्नमेंट खुद ही उस फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेगी। इससे क्या होगा, फॉरेक्स, गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली हमारी एक्सचेंज रेट इस 90 रुपए के ऊपर ही मेंटेन रहेगी, जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करने का। तो क्या होता है बेटा हमारा इम्प्लीकेशन, क्या होता है हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। $1 80 रुपए का था, $1 90 रुपए का हो गया, लोग बाग बेचना चालू कर देंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। दिस वुड लीड टू अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट वापस से कम होगा और हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। देयरफॉर गवर्नमेंट हैव टू एब्सॉर्ब दिस एक्सेस सप्लाई बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स मस्ट राइज। और बेटा गवर्नमेंट खुद नहीं करती ये काम, हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये फॉरेन करेंसी को खरीदने का
एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। हो सकता है बेटा ये आरबीआई ना रहे, आरबीबी हो जाए, कमेंट करके बताना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहते हो या रिजर्व बैंक ऑफ भारत चाह सकते हो सकता है इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत आरबीबी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंप्लीकेशन ऑफ डिवैल्यूएशन कि जब भी गवर्नमेंट चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है, $1 था 80 रुपए का, गवर्नमेंट चला के $1 90 रुपए का करती है, तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ जाती है उस फॉरेन एक्सचेंज की, लोग बेचना चालू कर देते हैं और सप्लाई बढ़ने की वजह से वापस से हमारा एक्सचेंज रेट कम 80 रुपए पे आ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए उस एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट ही अब्सॉर्ब करती है, उस एक्सेस सप्लाई को खरीद के, फॉरेन एक्सचेंज को खरीद के, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कौन करता है? आरबीआई। जस्ट इन द सेम वे, ये तो डिवैल्यूएशन का एग्जांपल था। जब गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन करती है, $1 था बेटा, अरे ये वापस से बुलाता हूं। जब गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन करती है, ये है हमारे डिमांड का कर, ये है हमारे सप्लाई का कर, जहां पे ये इंटरसेक्ट करा वो है हमारा $1 = 80 रुपीज। गवर्नमेंट चला के अपनी फॉरेन करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है। गवर्नमेंट चला के फॉरेन करेंसी की वैल्यू $1 = 70 रुपए कर देती है, रीवैल्यूएशन कर देती है। चला के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, उसकी औकात को बढ़ा देती है, तो होगा क्या? $1 पहले था बेटा 80 रुपए का, $1 था 80 रुपए का, अब गवर्नमेंट ने $1 को कर दिया केवल और केवल 70 रुपए का, उसकी औकात कम कर दी डॉलर की, अपनी औकात बढ़ा दी, तो क्या होगा बेटा? डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। हर कोई डॉलर खरीदना चाहेगा कि यार डॉलर सस्ता हो गया, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो बेटा ये डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट करेगा। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो ये 70 रुपए गवर्नमेंट ने फिक्स करी थी, ये वापस से बढ़ के वही 80 रुपए पे आ जाएगा। और ऐसा ना हो इसलिए इस एक्सेस डिमांड को भी आरबीआई, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन? आरबीआई। इस एक्सेस डिमांड को भी आरबीआई मीट करती है। कैसे? अपने फॉरेक्स रिजर्व से, फॉरेक्स रिजर्व को निकाल के कि जो भी एक्सेस डिमांड है अपने फॉरेन एक्सचेंज को बेचती है। क्या करती है? अपने फॉरेन एक्सचेंज को अपने फॉरेक्स रिजर्व से बेचती है। रीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सेस डिमांड होती है, आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व। बेटा हमने जो भी पढ़ा ये पूरा का पूरा आप लोग वीडियो को पॉज करना, एक बार वापस से देखना, और ये जो डायग्राम है इसको खुद भी बना के प्रैक्टिस करना, तब आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ये थे बेटा इम्प्लीकेशन ऑफ डिवैल्यूएशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा इम्प्लीकेशन देख देने के बाद में। हमने देख लिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है। हाँ सर हमने समझ गए, जब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करे, सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करे। हमने देख लिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, जब गवर्नमेंट फिक्स करे, सेट और मेंटेन करे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, वो होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन असल में बेटा ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं चलती मार्केट में प्रैक्टिकली चलती तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। लेकिन कई बार हम लोगों की भलाई के लिए आरबीआई उसमें बीच में हस्तक्षेप करती है। आरबीआई चला के एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है और चला के एक्सचेंज रेट को कम करती है हम लोगों की भलाई के लिए। वैसे डिटरमाइन तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सप्लाई और डिमांड ही करेंगे, लेकिन आरबीआई चला के फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने का काम करती है, उसको बेचने का काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम ज्यादा करने के लिए। उसे ही हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसका दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग भी है। जब आरबीआई फ्लोट करे एक्सचेंज रेट को, डिटरमाइन तो सप्लाई और डिमांड से हो रहा है,
लेकिन आरबीआई इसको बढ़ाने और कम करने का काम करे, उसे हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज अ टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक, और हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है बेटा? आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज प्रोबेबली टू बी नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ भारत, to restore the value of the country's currency within the desired limits, even when exchange rate is determined by the market forces of demand and supply। वैसे तो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई ही डिटरमाइन करते हैं, लेकिन फिर भी बेटा ये उसको फ्लोट करने का काम करती है ताकि वो उसके डिजायर्ड लिमिट्स में रहे, इसलिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग। अब हम चलते हैं कैसे करती है हमारी आरबीआई ये काम, उसको कम ज्यादा करने का। तो बेटा जब आरबीआई को एक्सचेंज रेट को अगर कम करना हो, जब आरबीआई को एक्सचेंज रेट को कम करना हो तो आरबीआई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देती है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देती है। ये है बेटा हमारे ग्राफ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, $1 आया 80 रुपए के बराबर। अगर आरबीआई को इस एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करना है, $1 को 70 रुपए के बराबर करना है, तो आरबीआई सप्लाई को बढ़ा देगी, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सप्लाई को बढ़ा देगी, और अल्टीमेटली $1 हो जाएगा हमारे 70 रुपए के बराबर। When the exchange rate needs to be reduced, the central bank releases the supply of US dollar in the foreign exchange market. This would lead to appreciation of domestic currency। और बेटा $1 के 80 रुपए से 70 रुपए होने पे डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। और ये क्यों होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जस्ट इन द सेम वे, जब गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट को बढ़ाना हो, जब गवर्नमेंट को बेटा एक्सचेंज रेट को बढ़ाना हो, सॉरी सेंट्रल बैंक को जब एक्सचेंज रेट को बढ़ाना हो तो सेंट्रल बैंक डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देती है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देती है, खरीदने लग जाती है फॉरेन एक्सचेंज को, और अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है। ये था बेटा डिमांड का ग्राफ, ये था सप्लाई का ग्राफ। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करें $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। अगर गवर्नमेंट को इस $1 को 90 रुपए का करना है, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देगी, खुद ही खरीदने लग जाएगी उस फॉरेन एक्सचेंज को, डिमांड भरेगी, तो अल्टीमेटली $1 आ जाएगा हमारे 90 रुपए के बराबर। व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रेज्ड, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द डिमांड। डिमांड को इंक्रीज करी, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया फॉर US डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दिस वुड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। और जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन क्यों होता है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, बीएसटी में जब भी पढ़ाता हूँ मैं आपको कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि केवल हेडफोन लगाओ और मेरी क्लास को पूरे सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, और नोट्स को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, आप वीडियो को देखो 1 बार 2 बार, और ये डायग्राम्स को खुद से बनाना। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आप लोग भी कॉपी में डायग्राम बनाना, और मेरे साथ साथ बोलना कि डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया। जब आप डायग्राम्स बनाओगे तभी आपके माइंड में पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। तो चलो बेटा ये हो गया हमारा टॉपिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये टॉपिक कराने से पहले एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो बेटा जब भी आप लोगों को सब्जी लेनी होती है तो आप जाते हो सब्जी मार्केट में, आप पैसे देते हो, बदले में आलू लेते हो, घिया लेते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो। वैसे ही अगर आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज खरीदना हो, डॉलर खरीदना हो, येन खरीदना हो, यूरो खरीदना हो, तो आप जाओगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सर फॉरेन एक्सचेंज का भी मार्केट होता है ऐसे सब्जी की तरह? तो बेटा सब्जी मार्केट की तरह ऐसे मंडी नहीं होती, सब काम ऑनलाइन है, बट यस जस्ट लाइक योर सब्जी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज का भी एक मार्केट होता है जहां पे हर कंट्री की करेंसीज अवेलेबल है, आप खरीद बेच कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को आप खरीद बेचने का काम कर सकते हो। बेटा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरीके से ऑपरेट करता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरीके से ऑपरेट करता है, एक तो स्पॉट मार्केट और दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है
जो आप जनरली समझते हो। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जो आप लोग जनरली समझते हो। सब्जी मार्केट में गए, पैसे दिए, आलू ले लिए, पैसे दिए, घिया ले लिए, पैसे दिए और हैंड टू हैंड डिलीवरी ले ली। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गए, पैसे दिए और डॉलर ले लिए, रुपीस दिए, येन ले लिए, रुपीस दिए, यूरो ले लिए, हैंड टू हैंड करंट ट्रांजैक्शंस, हैंड टू हैंड करंट ट्रांजैक्शंस, पैसा दिए और फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी ले ली, वो होता है स्पॉट मार्केट। वेयर एज फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आज तारीख है 7 सितंबर, मैं 7 अक्टूबर को डॉलर खरीदूंगा 100 रुपए की रेट पे, $100 खरीदूंगा 100 रुपए की रेट पे, मैं यूरो खरीदूंगा, येन खरीदूंगा 80 रुपए की रेट पे। जब आप किसी फ्यूचर डेट पे फ्यूचर डिलीवरी लेने के लिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो होता है फॉरवर्ड मार्केट। क्या होता है बेटा फॉरवर्ड मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट which handles such transactions of foreign exchange that are meant for future delivery. They are signed today but are to be materialized on some future date. Whereas हमारा स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जो बेटा करंट ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स को? करंट ट्रांजेक्शन्स को। पैसा ले और पैसा मान दे, रुपीज ले डॉलर दे, रुपीज ले यूरो दे। Spot market for foreign exchange is that market which handles only spot transactions or current transactions. बेटा मैं आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, जनरल नॉलेज प्लस इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। स्पॉट मार्केट तो सर हमको समझ में आ गया, सर ये फॉरवर्ड मार्केट भी चलता है क्या? बेटा इस फॉरवर्ड मार्केट में जो मैंने आपको बताया ना कि किसी फ्यूचर डेट पे डिलीवरी होगी, फॉर फ्यूचर डिलीवरी 7 सितंबर को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को या 7 नवंबर को मैं डॉलर खरीदूंगा। असल में ये फ्यूचर डिलीवरी होती ही नहीं है, डिलीवरी होती नहीं है, केवल प्रॉफिट का लेन देन हो जाता है। आज $1 है 80 रुपए का, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि 7 अक्टूबर को मैं डॉलर खरीदूंगा 90 रुपए पे। अगर डॉलर 88 रुपए का है तो 2 रुपए का मुझे फायदा हो गया। अगर डॉलर 92 रुपीज का है तो 2 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। केवल 2 रुपए की लेन देन हो जाएगी, या तो मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या मेरा 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। असल में डॉलर खरीदते ही नहीं है, केवल 88 माइनस 90 वो जो उसका डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस का, केवल उसका एक्सचेंज करा जाता है स्पेक्यूलेटिव गेन्स के लिए। किस लिए करते हैं बेटा हम फॉरवर्ड मार्केट में एंटर? पहला रीजन स्पेक्यूलेटिव गेन्स, सट्टा लगाना। आपने स्टॉक मार्केट में भी सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी, वहां पे भी फ्यूचर्स में भी केवल असल डिलीवरी नहीं होती। जैसे मान लो रिलायंस के शेयर का अगर आपने कोई फ्यूचर डिलीवरी करी, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपने लगाया, तो असल में आप रिलायंस का शेयर नहीं लेते, केवल जो डिफरेंस होता है ना उस प्राइस में, केवल उसका प्रॉफिट का लेन देन होता है। तभी स्टॉक मार्केट को सट्टा भी कहा जाता है। तो पहला रीजन क्या है बेटा हमारे फॉरवर्ड मार्केट का? स्पेक्यूलेटिव गेन्स के लिए, स्पेक्यूलेटिव गेन्स करने के लिए। और दूसरा रीजन होता है हेजिंग। दूसरा रीजन क्या है? हेजिंग। आज $1 है 80 रुपए का, आप लोग बाहर यूएस में पढ़ने गए, आपका एजुकेशनल लोन है जो कि 2 साल बाद में 1 साल बाद में आपको पे करना है। आपको डर है कहीं तब $1 300 रुपए का ना हो जाए, तो आप आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि 2 साल बाद में मेरे को डॉलर चाहिए 200 रुपए की रेट पे या 150 रुपए की रेट पे। आप हेज करोगे, हेज करोगे यानी कि प्रोटेक्ट करोगे खुद को उस फ्यूचर लॉस से। आपको डर है कहीं $1 300 रुपए का ना हो जाए, तो आप आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि मैं $1 को खरीदूंगा 150 या 200 रुपए की रेट पे। ये 2 रीजंस होते हैं बेटा फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के। पहला तो स्पेक्यूलेटिव गेन और दूसरा हेजिंग। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और स्पेक्यूलेटिव गेन मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दी कि असल में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बीच में डिफरेंस बताओ। बहुत ही इजी सा डिफरेंस है। इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शंस, पैसा दे डॉलर ले,
इट हैंडल्स ट्रांजेक्शन्स मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, लेकिन जरूरी नहीं इसमें फ्यूचर डिलीवरी असल में हो, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको समझ में नहीं आई हो तो केवल इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पे तो हैंड टू हैंड डिलीवरी हो जाती है और यहाँ पे फ्यूचर डेट पे डिलीवरी होती है, फ्यूचर डेट पे। रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड इन दिस मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको कहते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज और यहाँ पे कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार रोक के थोड़ा पानी वानी पी लेना, अच्छे से घूम घूम लेना। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो तो रात को एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और ग्राफ सारे बनाना। अगर रात को देख रहे हो तो अगले दिन रात को वापस से वीडियो को पूरा देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और ग्राफ सारे बनाना। ग्राफ अगर आप अच्छे से बनाओगे तभी आपको ये क्वेश्चंस में क्लैरिटी आएगी, नहीं तो आपको ग्राफ में हमेशा दिक्कत रहने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय।